फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लिटिल ब्लॉसम्स। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। असल में ठंड बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैंने सोचा कि ठंड तो चलती ही रहेगी, पर एग्ज़ाम्स तो अपने टाइम पर ही होने वाले हैं, तो क्यों ही इस ठंड की वजह से अपना टाइम वेस्ट किया जाए और चीज़ों को डिले किया जाए। तो इसलिए फाइनली मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर के, जिसमें मैं बात करूँगी इन सारी चीज़ों के बारे में। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि चूँकि मैंने पिछले हफ्ते में वीडियो नहीं डाला था, तो इसलिए इस बार उन टॉपिक्स को भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी जो कि मैं पिछले हफ्ते डालती, बट समय के अभाव के कारण मैं नहीं डाल पाई। ठंड ज़्यादा थी उसकी वजह से नहीं डाल पाई। तो इसलिए आज मैं ये सारी टॉपिक्स कवर करूँगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे टॉपिक्स को देख कर के बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ओह माय गॉड बहुत हार्ड होगा। ये बिल्कुल भी मैं आपको हार्ड नहीं लगने दूँगी और टफ नहीं लगने दूँगी और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा रिवीजन करवा देना चाहती हूँ। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कोल्ड वॉर के बारे में। हमने थोड़ा-सा जाना था कि आखिर कोल्ड वॉर किसको कहते हैं, और साथ ही हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, सॉरी मुझे भी थोड़ा-सा अ, याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था और साथ ही हमने जाना था कि आखिर कोल्ड वॉर है क्या? तो आज हम आगे बढ़ेंगे और इसी चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर जो कि था कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर था, इसी पे हम आगे बढ़ेंगे। और आज हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि हम जो इसके मेन चीज़ें हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग ख़त्म कर दें। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज मैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हम लोग नैम के नाम से भी जानते हैं, उसका सिर्फ मैं आज इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। तो इसलिए एक नेक्स्ट वीडियो नैम के ऊपर मैं पूरा बनाकर अपलोड करूँगी। तो इसीलिए तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टू पावर ब्लॉक्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर हुआ था और दोनों ही बड़ी महाशक्तियां थी। तो बाद में जो वर्ल्ड 1945 के से लेकर के 1999 तक जो कोल्ड वॉर का पीरियड 1990 तक जो कोल्ड वॉर का पीरियड चला है, उस कोल्ड वॉर के पीरियड में शक्तियां तो दो ही थी, दो ही बड़ी महाशक्तियां थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। लेकिन इन दोनों के साथ काफी जो छोटी छोटी जो कंट्रीज थी वो भी इनके साथ जुड़ती चली गई। बिल्कुल वैसे जैसे आपने सुना होगा कि एक बंदर की पूंछ पकड़ के दूसरे बंदर ने फिर उसकी पूंछ पकड़ी, फिर तीसरे बंदर ने दूसरे वाले की पूंछ पकड़ी और इस तरह से एक लंबा चेन बनता चला गया। बिल्कुल इसी तरीके से उस टाइम के वर्ल्ड में जो दो बड़ी महाशक्ति थी, एक यूएसए और दूसरी यूएसएसआर, तो कुछ कंट्रीज ने यूएसए की पूंछ पकड़ी और कुछ कंट्रीज ने यूएसएसआर की पूंछ पकड़ी, और वो इस तरह से पकड़ी कि पूरा विश्व दो भागों में लगभग बंट गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं पावर ब्लॉक्स। तो ये पावर ब्लॉक्स जो है उनका इमर्जेंस हुआ क्योंकि जो स्मॉलर स्टेट थे, जो छोटे स्टेट थे, उन्होंने सुपर पावर की तरफ, सुपर पावर से अपने आप को लिंक कर लिया, किसी एक सुपर पावर से। कोई भी देश ऐसा नहीं था जिसने दोनों में से जिसने दोनों सुपर पावर्स को ये लिंक किया अपने आप को उससे। किसी ने यूएसएसआर को पकड़ा और किसी ने यूएसए को पकड़ा। अब इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि इस लिंक के बदले में, मतलब अगर कोई कंट्री किसी पावर ब्लॉक को सपोर्ट करती है तो उसके बदले में उसे मिलता क्या था? उसके बदले में उसे मिलता था प्रोटेक्शन, प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन। दूसरा मिलता था वेपन्स और तीसरा मिलता था इकोनॉमिक एड अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स, मोस्टली रीजनल नेबर कंट्रीज विथ whom दे हैड राइवलरीज। तो अब देखिए, हर जो भी अगर छोटी कंट्रीज भी होती हैं तो उनका भी किसी ना किसी रीजनल कंट्री के साथ उनकी राइवलरी होती ही होती है।
ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक कहिए कि फेनोमेना है कि हर कंट्री के पास कोई ना कोई मित्र देश भी होता है और कोई ना कोई दुश्मन देश भी उसका होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो छोटी कंट्रीज थी उनके पास इकोनॉमिक एड की कमी थी, क्योंकि वो इतनी बड़ी महाशक्तियां नहीं है कि उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे कि वो बहुत सारा वेपन्स खरीद लेंगे और जब दूसरा दुश्मन देश उन पर आक्रमण करेगा तो वो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे पूरी तरीके से। तो इसीलिए क्या कर रहे थे वो छोटे देश कि वो अपने से जो बड़ी महाशक्तियां थी उनमें से किसी एक पावर ब्लॉक को के से वो लिंक हो जा रहे थे, उनके साथ वो हाथ मिला ले रहे थे और इस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, साथ ही साथ वेपन्स वो अपने आप को प्रोवाइड कर रहे थे और वो अपने आप को इकोनॉमिक एड प्रोवाइड कर रहे थे इन लोगों से मिल करके। तो इसी वजह से हुआ क्या कि पूरा विश्व जो है वो दो पावर ब्लॉक्स में बंटने लगा, क्योंकि आधे से ज्यादा कंट्रीज जो थी उन्होंने यूएसए का साइड पकड़ लिया और बाकी जो आधी कंट्रीज थी उन्होंने यूएसएसआर का साइड पकड़ लिया। अब इसमें ये जो विभाजन शुरू हुआ, ये जो डिवीजन शुरू हुआ, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ यूरोप में ही। तो यूरोप में जो कहूँ मैं कि जो ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज थी यूरोप की, वो लोग क्या किए, उन्होंने यूएसए के तरफ अलाइंड हो गए, उन्होंने उनसे लिंक कर लिया अपने आप को। और जो ईस्टर्न यूरोप थे उन्होंने सोवियत रूस को ज्वाइन कर लिया। इसीलिए इसको हम लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न अलायंस। तो कभी भी अगर आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस, अगर आपको ये सारी चीजें डायरेक्ट पूछती हैं तब तो आप सीधा सीधी आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर कभी आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस एंड हाउ दे फॉर्म्ड, और इस तरह का कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे, तो आपको ये याद रखना है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस और कुछ नहीं थी, बस यूरोप की जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो आपको यूएसए के साथ मिल गई थी और जो ईस्टर्न कंट्री थी वो यूएसएसआर के साथ मिल गई थी। और यही जो है वो दो पावर ब्लॉक्स हम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस के नाम से जानते हैं। अब आता है ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहले है नाटो, दूसरा है वार्सो पैक्ट, तीसरा है सियाटो और चौथा है सेंटो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में अभी हम जानेंगे। तो जो वेस्टर्न अलायंस थी, ये वेस्टर्न अलायंस ही नाटो में तब्दील होती है। कैसे? 1949 में यूएसए ने अपने जो वेस्टर्न अलायंस के जो उसके मित्र देश थे, जो राष्ट्र थे, उनको मिलाकर एक फॉर्मेशन किया, एक ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उन्हें लगा कि हमें अपना एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहिए ताकि सारी जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से चल सके। मतलब वी प्रेजेंट आवर सेल्फ एज अ ग्रुप इन द स्टेज ऑफ वर्ल्ड अरीना। तो ऑन द वर्ल्ड स्टेज, इन वर्ल्ड अरीना जो है वो अपने आप को एक ग्रुप के तौर पर पेश करे कि भाई हम एक हैं, यूनिटी अपनी दिखाएं। तो इसीलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया 1949 में, जिसको हम लोग नाटो कहते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वेस्टर्न अलायंस को ही हम लोग नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं और ये 1949 में फॉर्म हुआ था। तो ये जो है ये पूरी तरह से आपको यूएसए के द्वारा लेड किया, मतलब यूएसए इसका लीडर है। यूएसए का जो आइडियोलॉजी था, उसको जो कैपिटलिज्म था, जो लिबरल डेमोक्रेसी थी, उसको ये इस ऑर्गेनाइजेशन की सारी कंट्रीज जो है ये उसको ही फॉलो करती हैं अभी तक। तो 1949 में ये नाटो बना था। अब आते हैं कि वार्सो पैक्ट क्या था। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि दो पावर ब्लॉक्स हैं, तो जब यूएसए कोई कार्रवाई करेगा तो यूएसएसआर उसकी जवाबी कार्रवाई करेगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब इन लोगों ने 1949 में नाटो बनाया, तो उसके बाद फिर 1955 में यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट बनाया। वार्सो पैक्ट क्या था? अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेस्टर्न अलायंस यानी जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रियां थी वो अमेरिका के साथ चली गई, तो जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रियां बची वो चली गई यूएसएसआर के साथ, और यूएसएसआर ने इसके जवाब में वार्सो पैक्ट बनाया 1955 में।
और इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो आपके ईस्टर्न यूरोप के ऑर्गेनाइजेशंस थे। यहां तक क्लियर है? तो ये जो अब आते हैं, पहले हम थोड़ा नाटो के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको वार्सो पैक्ट जो है वो मोटा मोटी खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो नाटो जो है ये 12 स्टेट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसमें टोटल 12, यहाँ पे जब हम स्टेट बोलते हैं तो इसका मतलब जैसे भारत के स्टेट्स होते हैं तो उन स्टेट्स की बात नहीं की जा रही है। जब हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट वर्ड का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है एक नेशन स्टेट, एक कंट्री की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जब 12 कंट्रीज या 12 नेशन स्टेट वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे, 12 स्टेट मिल करके नाटो का ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं कि इनमें से किसी एक पर भी, इन 12 कंट्रीज में से किसी एक पर भी अगर आर्म अटैक होता है, मतलब कि अगर उन पे मिलिट्री के द्वारा अटैक किया जाता है, तो वो ऐसा माना जाएगा कि इन 12 के 12 के ऊपर ये अटैक किया जा रहा है। मतलब इन्होंने यहाँ पे अपनी यूनिटी दिखाई कि अगर एक पे अटैक होगा तो सब उसके लिए खड़े रहेंगे और सबको अगर जरूरत होगी तो वो एक देश उसके लिए खड़ा रहेगा। यानी ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है कि सब एक के लिए खड़े रहेंगे और वो एक सब के लिए खड़ा रहेगा, ये जो कॉन्सेप्ट था ये यहीं से नाटो 1949 से आता है। अब साथ में इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि सारे देश जो है वो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, एक दूसरे के प्रति ऑब्लाइज्ड रहेंगे। और ईस्टर्न अलायंस जो कि वार्सो पैक्ट के नाम से जाना गया, ये जस्ट इसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था। काउंटर करने का मतलब कि जैसे अगर ये सब मिल करके ईस्टर्न यूरोप के किसी कंट्री पर अगर अटैक करते हैं या ईस्टर्न यूरोप के किसी कंट्री को परेशान करते हैं, तो इसके जवाब में वार्सो पैक्ट अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई करेगी। तो सीधा मतलब है कि नाटो 1949 जो था वो यूएसए का से लेड होने वाला अलायंस था, जबकि वार्सो पैक्ट 1955 जो था वो आपका यूएसएसआर से लेड होने वाला अलायंस था। अब आते हैं सियाटो और सेंटो पे। तो सियाटो और सेंटो जो है ये भी आपका यूएसए ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ने ही ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे। तो ये जो सियाटो है ये साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है आपका साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज है। साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उन सभी को मिला करके, क्योंकि देखिए ये वाला तो यूरोप के लिए था, वेस्टर्न यूरोप के लिए, लेकिन बाकी देश दुनिया में और भी तो कंट्रीज हैं, तो उन पे अपना पकड़ कैसे बनाया जाए, तो इसीलिए उनमें अपनी आइडियोलॉजीज फैलाने के लिए अपना ये कहें कि उसमें अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इन्होंने साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सियाटो का निर्माण किया। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सियाटो का निर्माण किया और साथ में मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को अपने साथ जोड़ने के लिए इन्होंने सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो का निर्माण किया। तो अब हमारे पास टोटल अब यूएसए के पास टोटल कितने अलायंसेस हो गए? तो यूएसए के पास टोटल 3 अलायंस हो गए, नाटो, सियाटो और सेंटो, जबकि यूएसएसआर के पास सिर्फ एक अलायंस हुआ, वार्सो पैक्ट 1955, ठीक है। सोवियत यूनियन एक अलायंस के साथ था, पर ये एक अलायंस भी आप ये ना सोचिए कि इसके पास 3 अलायंस थे और उसके पास एक ही अलायंस था तो इसका पलड़ा ज्यादा भारी था, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो इतने पावरफुल थे कि अगर ये वार्सो पैक्ट एक अकेला भी था तो इट वॉज वेरी पावरफुल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नॉन अलाइनमेंट के इंट्रोडक्शन पे। तो नॉन अलाइनमेंट क्या है? अब जरा सोचिए कि उस समय 1945 हमारा देश कब आजाद हुआ है? 1947, अगस्त 15, 1947। तो
इंडिया और बाकी कुछ नई कंट्रीज जो उस टाइम पे इंडिपेंडेंट हो रही थी, उनमें ये डर था कि अगर हम इन मतलब एक अगर किसी एक को हम चुन लेंगे, अगर हम यूएसएसआर को चुन लेंगे या हम यूएसए को चुन लेंगे, तो हमारी जो आज़ादी है जो इतनी मुश्किलों से हमें मिली है, वो फिर आज़ादी कहाँ रह जाएगी। हमें तो उस या तो यूएसए या फिर यूएसएसआर की आइडियोलॉजीज को हमें मानना पड़ेगा, हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो फिर ये किस तरह की आज़ादी हुई जब हमें किसी और के हिसाब से ही चलना है, तो फिर हम आज़ाद ही क्यों हुए, मतलब हमारी आज़ादी का फिर कोई मतलब नहीं बन जाता है। लेकिन ये जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, ये इतनी पावरफुल भी नहीं थी कि ये यूएसए और यूएसएसआर के अगेंस्ट जाके खड़ी हो जाती कि देखो भाई, हम ना तुम्हारे साथ जाएंगे ना तुम्हारे साथ जाएंगे, हम अपना कुछ नया बना लेंगे, या मतलब लाइक हम तुमको थ्रेटन कर रहे हैं कि आई एम अगेंस्ट यू। तो ऐसा भी वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जो दो देश हैं, वो दो महाशक्तियां हैं, बड़ी महाशक्तियां हैं। तो उनसे बैर लेने की कोई का किसी को मन नहीं था उस वक्त, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों बहुत बड़ी महाशक्ति थी और ये चाहते तो चुटकी में छोटे देशों को बर्बाद कर सकती थी। तो वैसे सिचुएशन में एक बीच का रास्ता निकाला इन नई कंट्रीज ने, और इस बीच के रास्ते को कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट का रास्ता, या इसको हम टोटल अगर पूरा नाम लें तो इसको कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में NAM, नैम भी कहा जाता है। तो नॉन अलाइनमेंट नाम से ही क्लियर है कि अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ झुकाव, और नॉन अलाइनमेंट मतलब कोई झुकाव नहीं। तो नॉन अलाइनमेंट यही है, ऐसा मूवमेंट है जिसमें कि जो नए नए इंडिपेंडेंट हो रहे देश थे, वो न तो यूएसए के ब्लॉक में शामिल हुए, न ही यूएसएसआर के ब्लॉक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भाई हमें पीस पसंद है, तो इसलिए हम न्यूट्रल रहेंगे, हम ना तो इनके साथ जाएंगे ना इनके साथ जाएंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। और जहां तक इकोनॉमी की बात आई कि ये नए इंडिपेंडेंट देश जो है वो किस तरह की इकोनॉमी अपनाएंगे, अगर वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनाते तो उनको वो ऑटोमेटिकली यूएसए के ब्लॉक में शामिल हो जाते, और अगर वो सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाते तो वो ऑटोमेटिकली यूएसएसआर के ब्लॉक में शामिल हो जाते। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। उन्होंने ऐसा किया कि भाई देखो, हम ना तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनाएंगे और ना ही हम सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाएंगे, हम दोनों के मिक्स को अपना लेंगे, और इस तरह से हम न्यूट्रल भी रहेंगे और नॉन अलाइंड भी रहेंगे। तो इसी मूवमेंट को कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसमें इंडिया का बहुत बड़ा योगदान था कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही क्या कहिए कि फाउंडर मेंबर था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बात करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक लिखा है कीवर्ड डेटरेंस, लिखा है ना। तो डेटरेंस का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, अब तक आप लोगों के दिमाग में इतना तो आ ही गया होगा कि ये जो दो ब्लॉक्स थी, यूएसए और यूएसएसआर, चाहते तो ये एक दूसरे को नस्तनाबूद कर सकती थी। पूरा वर्ल्ड जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब था, लेकिन हॉट वॉर हुआ नहीं। पिछली बार मैंने आपको समझाया था कि कोल्ड वॉर और हॉट वॉर में क्या अंतर है। तो ये हॉट वॉर हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन एक था कि इन दोनों के पास लॉजिक था। तो इन लोगों ने लॉजिक से काम लिया और ये कहा, इन लोग को पता था कि अगर ये हॉट वॉर में इन्वॉल्व होंगे तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक तो वैसे ही आधे से ज्यादा दुनिया जो है वो दो पावर ब्लॉक्स में बट चुकी है। तो अगर वॉर स्टार्ट होता है, हॉट वॉर स्टार्ट होता है, दोनों महाशक्तियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और एक बार जब न्यूक्लियर वेपन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए ने फायर किया था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तो उससे कितना विध्वंस हुआ था, इस बात को लेकर दोनों अवेयर थे। तो दोनों को पता था कि अगर हम वॉर में इंडल्ज होंगे, इन्वॉल्व होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे सिटीजन्स के ऊपर, हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर हम सामने वाले के को अगर नस्तनाबूद करने के लिए न्यूक्लियर वेपन फायर करेंगे, तो वो भी हम पे फायर करेगा, और आंख के बदले आंख के चक्कर में पूरी की पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो लॉजिक इन्होंने लगाया कि हमें शांत रहना है, जब तक देखना है,
अगर हम कोशिश करेंगे कि हम हॉट वॉर में इन्वॉल्व ना हो, ऐसी इन्होंने कोशिश की। और इसी जो लॉजिक जो इन्होंने लगाया, इसी लॉजिक को कहते हैं डेटरेंस। यानी कि ये जो लॉजिक था कि हमें हॉट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना है, कोल्ड वॉर तक ही सीमित रह जाना है, इसको हम लोग डेटरेंस कहते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि जब ये यूएसए और यूएसएसआर खुद ही इतनी बड़ी महाशक्तियां थी तो उन्हें ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के क्या जरूरत पड़ गए। वो तो खुद ही अकेले में काफी थी, उन्हें तो कोई जरूरत नहीं थी कि वो इन छोटी छोटी कंट्रीज को अपने साथ जोड़ करके और एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करे। तो इसके भी 4 रीजंस हैं जो कि ऑब्वियसली आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको एक एक करके बता दूं। सबसे पहला था वाइटल रिसोर्स, जैसे कि ऑयल और मिनरल्स। तो ये जो बड़ी कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए और यूएसएसआर, इन्होंने जब अपने जो स्मॉलर नेशन स्टेट्स के साथ जब इन्होंने अपना अलायंस क्रिएट किया, तो ये जो स्मॉलर कंट्रीज और स्टेट थे, इन्होंने उन कंट्रीज को, बड़ी कंट्रीज को वाइटल रिसोर्सेज यानी मिनरल्स, ऑयल्स और बाकी चीजें प्रोवाइड करनी शुरू की, जिससे कि उनका जो इकोनॉमी है, उनका जो काम है, वो सुचारू रूप से चलता रहा या चलने लगा। नेक्स्ट है टेरिटोरी। अब देखिए, सुपर पावर्स को अपने मिसाइल्स फायर करने के लिए भी तो टेरिटरी की जरूरत थी। तो उस टेरिटरी, उनको पता था कि अगर हम अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक मिनट, मैं आपको बताऊं कि ये एक अगर इलाका है, मान लो यूएसएसआर का, और अमेरिका यहाँ पे है, यूएसए, ये आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके। यहाँ पे यूएसए है, यूएसए को अगर यूएसएसआर पे मिसाइल्स फायर करनी है तो उसको यहाँ पे जो एक छोटी कंट्री होगी, इस छोटी कंट्री का उसे एक्सेस चाहिए होगा सो दैट वो यहां से इस पर मिसाइल फायर कर सके। तो ये टेरिटरी, ये किसी और कंट्री के पास है ये टेरिटरी। तो अगर यूएसए इसके साथ अलायंस बना ले तो वो आराम से यूएसएसआर पे मिसाइल फायर कर सकता है। तो यही रीजन था कि टेरिटरी के को लेने के चक्कर में ये लोग जो है अलायंस बना रहे थे, ठीक है। ये लोग अलायंस बना रहे थे, यही इसका रीजन था। अब नेक्स्ट रीजन पे आते हैं कि लोकेशन, फ्रॉम देयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। अब सेम ही बात थी कि जैसे उनको टेरिटरी की जरूरत थी कि वो सामने वाले पे मिसाइल फायर कर सके, उसी तरह से उनको जगह चाहिए थी कि वो दूसरी कंट्री पे स्पाई कर सके, जासूसी कर सके दूसरी कंट्री की, कि वो क्या कर रहा है मेरे खिलाफ या क्या उसके देश में चल रहा है। तो ये सब पता करने के लिए उनको एक टेरिटरी की जरूरत थी और इसलिए भी उन लोगों ने ऐसा अलायंस बनाया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट था इकोनॉमिक सपोर्ट। अब देखिए, एक छोटी कंट्री मिल करके इन बड़ी महाशक्तियों को कोई सपोर्ट नहीं कर पाती थी, नहीं कर सकती थी, पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन जब ये साथ मिल गए, जैसे ये 12 स्टेट नाटो में साथ मिले, तो वो 12 स्टेट एक साथ मिल करके आराम से इकोनॉमिक एड भी दे सकते थे। एड मतलब हेल्प, AID, एड मतलब हेल्प। तो इकोनॉमिक हेल्प भी ये लोग दे सकते थे आराम से यूएसए को, जिसकी उसे जरूरत थी अपने मिलिट्री पावर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी जो उनकी मिलिट्री फोर्सेस थी उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको रेगुलरिटी में रखने के लिए उनको इस सब की जरूरत थी। और इसलिए उन्होंने ये सारे अलायंस बनाए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हुए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि नाटो, वार्सो पैक्ट, सियाटो, सेंटो, नॉन अलाइनमेंट, ईस्टर्न वेस्टर्न अलायंस क्या है, और ये भी आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज डेटरेंस। तो चलती हूँ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे जुड़े रहिए हमारे साथ, एंड अगर कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए। थैंक यू।